एशिया कप 2025 अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सनसनीखेज मुकाबला देखने जा रही है शायकीन क्रिकेट। और पाकिस्तान मुकाबला भारत जो है वो टाकरा फाइनल का एशिया कप 2025 का जो है होने जा रहा है। 41 ईयर्स के बाद, 41 साल के बाद एशिया कप के अंदर ऐसा मरहला आया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आमने सामने आए हैं फाइनल की दौड़ में, फाइनल के मुकाबले में। क्या है पाकिस्तानी टीम का अब तक का सफ़र, और मज़ीद जो है वो क्या प्रोडिक्शंस की जा रही हैं, क्या होप्स हैं और तैयारियां क्या हैं, स्टेट्स क्या बताते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। अगर मैं बात करूं इनकी, तो एशिया की फ़र्स्ट क्रिकेट कमेंटेटर हैं जो कि वुमेन हैं और ख़ासा मकाम रखती हैं, अपना एक मुनफरिद जो है वो अंदाज़ रखती हैं। लीना अजीज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी जी, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। मैम, पाकिस्तान बा मुकाबला भारत आज का मैच इंतहाई अहम फाइनल मैच है एशिया कप 2025 का। पहले तो कुछ कमेंट इसके बारे में। जी हाँ, फाइनल मैच है। पाकिस्तान काफी मुश्किलात के बाद फाइनल में आया है। इंडिया से हारा कई दफा, फिर सुपर फोर में आया, फिर वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर हुई। इंडिया आपको पता है बहुत टफ हरीफ है, और आईसीसी के जो मुकाबले हैं और इस तरह के, उसमें पाकिस्तान का इतना अच्छा रिकॉर्ड है भी नहीं इंडिया के साथ। ऑल्दो अगर हेड टू हेड वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान का अभी भी बेहतर रिकॉर्ड है। लेकिन ये है कि ये एक कड़ा मुकाबला है। इससे पहले आपको पता है कि वो हैंडशेक का भी जो है सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, पाइक्रॉफ्ट की भी हो चुकी है। तो एक बहुत जो माहौल है वो बहुत ही, इट इज हीटेड, वेरी हीटेड अप माहौल है इस जी। वक्त क्रिकेट का दोनों मुल्कों में। और जाहिर है हम तो पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते, लेकिन जीतने के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखना ये पड़ेगा कि अभी तक जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे शाहीन हो, चाहे हारिस हो, चाहे अब्रार हो, चाहे साइम जो बैट के साथ तो फेल होते रहे लेकिन विकेटें लेते रहे, चाहे वो हो या नवाज हो, जितनी भी हमारी बॉलिंग लाइनअप है उसने बहुत अच्छा अभी तक हमें जो है सहारा एक तरह से आप कहें कि दे के जी रखा। जी। बल्कि बैटिंग में भी शाहीन या नवाज ने ही रन्स बनाए जिनकी वजह से पाकिस्तान मैचेस जीता। लेकिन अगर आप इंडिया के साथ मैच जीतना चाहते हैं तो ये बात जो है हमें पता होनी चाहिए, खातिर जमा रखनी चाहिए कि हमारे जब तक टॉप सिक्स बैट्समैन में से एटलीस्ट 2 to 3 बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लिए रन नहीं बनाएंगे, तो फिर नीचे वाले बैट्समैन हमें इतने रन नहीं दे सकते कि हम इंडिया जैसी एक टफ टीम के साथ मैच जीत सकें। सो टॉप सिक्स बैटर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और जो फेल हो रहे हैं अभी तक उनको भी परफॉर्म करना चाहिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, टीम के लिए। अगर आप के टॉप सिक्स बैट्समैन जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी दे देंगे, तो स्पेशली अगर दो तीन उनमें से, तो फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप के पास वो दमखम है कि आपको वो मैच जिता सकती है। हाँ मैम, अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, आपने अभी भी कहा कि इंटेंट जो है वो ज़रूरी है, साथ में अप टू विद द मार्क परफॉर्मेंसेस भी होनी चाहिए। अगर पिछले मैच की बात करें जो कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट था हमारा मैच, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने 173 का एक अच्छा टोटल सेट करके दिया था इंडिया को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह ओपन करने आए, और पहली बॉल पे ही उनका जो है वो इंटेंशंस वाजे हो गई थी अभिषेक शर्मा की। तो आपको नहीं लगता कि हमने पिछले मैच में जो है वो शुरू के अंदर विकेट लेस जो हम रहे, उसके अंदर जो है हमें स्ट्रगल करनी पड़ी उसकी वजह से मैच में? देखिए, आप सही कह रहे हैं, वो ऊपर से विकेट्स नहीं मिली। लेकिन आपने करना क्या है कि आप उस वक्त 91 10 ओवर्स में थे उस मैच में, और उसके बाद के जो 10 ओवर बाकी रह गए थे उसमें आपने सिर्फ कोई 70 75 रन बनाए। जी तो जब इतना अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आपको ये करना होता है कि आखिरी 10 ओवर में कैश करना होता है, वो बिजनेस ओवर्स होते हैं। अगर आपने आपने फर्ज करें 90 रन बनाए पहले 10 ओवर्स में, और की आपकी एक या दो विकेट्स गिरी, तो अगले 10 ओवर में आपको कम से कम आपको जो टारगेट देना चाहिए था वो 185 190 का देना चाहिए था। उसके बनिस्बत आपने टारगेट दिया 172 73 रन का। तो आप फिर भी 15 to 20 रन शॉर्ट थे। तो वो शॉर्ट रन जो है वही मैं जिक्र कर रही हूँ कि अगर आपके टॉप के बैट्समैन उस दिन जो जिन्होंने बेहतर भी किया था उस दिन उस मैच में, उसमें वो अगर थोड़ा सा लंबा अपनी इनिंग्स को लेके चलते या एंड के ओवर्स में वहां मौजूद होते कि वो इंटेंट दिखा के 15 20 रन और बनाते,
तो बहुत मामला बेहतर हो सकते थे। लेकिन जब आखिरी ओवर में आपके लिए नवाज या शाहीन या फहीम ये लोग मौजूद होंगे तो जाहिर है आप हमेशा 20-25 रन शॉर्ट रहेंगे, और वही 20-25 रन का फर्क पड़ता है। जाहिर है T20 में आपको 100 रन से तो हारते नहीं और 100 रन से जीतते नहीं है। वो 15-20 रन जो है उनकी निहायत ज्यादा वैल्यू है। तो जैसे साइम है या सलमान है या ऊपर से फखर हैं, इनको रन बनाने चाहिए। मोहम्मद हारिस को भी रन बनाने चाहिए। उन्होंने किसी ने अभी तक रन नहीं बनाए। एक इनिंग्स में हमें शाहजादा फरहान की अच्छी थी, उसी दिन 50 बनाए थे उन्होंने। जी तो बिल्कुल। मतलब आपके मुस्तकिल ये बैट्समैन फेल होते जा रहे हैं और आपके बॉलर्स ही आपको मैच जिताते रह रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। बैट्समैन ने भी टॉप 4 या टॉप 6 जो है उनकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो ये है कि मतलब यही जो 15-20 रन का फर्क होता है ना, इसी से आप मैच जीतते हैं, इसी से आप मैच हारते हैं। गॉट योर पॉइंट मैम। अच्छा, अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो पिछले एक दो मैचेस में पाकिस्तानी टीम जिस तरह से जल नज़र आ रही है, वो टूर्नामेंट में पहले नहीं देखा हमने। और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जेल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, मीडिया टॉक्स हो, इंटरेक्शंस हो, या फिर वो एक वो गियर अप करना हो, लड़कों को साथ में लेकर चलना हो, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे हारिस रऊफ और हुसैन तलत को जो कॉम्बिनेशन में लाया है प्लेइंग 11 के अंदर। और उसके बाद से क्या देखना चाह रही हैं? आप क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कल के मैच से? मोहम्मद साहिबजादा फरहान तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में फ़खर जमान की वो जो आखिरी बार की इनिंग है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, जो कि इंडिया के खिलाफ थी, उसने एक अलग ही जो है वो रोल प्ले किया था पूरे मैच को जो है वो तब्दील करने में। उसके अलावा साइम अयूब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह कैलिबर के वो प्लेयर हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्या कमेंट करना चाहेंगी कल के मैच के हवाले से? देखिए, ये मैं कह रही हूँ कि जो फखर जमान है बहुत एक्स फैक्टर प्लेयर है। किसी दिन भी वो आपको मैच जिता सकते हैं। तो मैं तो अगर मैनेजमेंट का हिस्सा हूं तो मैं तो सोच भी नहीं सकती उनको ड्रॉप करना, चाहे वो फेल भी हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने माजी में आपको चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट जिताया है और बहुत अच्छे मैचेस जिता चुके हैं आपको। सो ही इज अ बिग मैच प्लेयर। और उनकी फॉर्म मुझे ऐसे नहीं लगा कि उनकी फॉर्म नहीं है। मुझे लगा कि एक दो दफा उनकी कुछ अच्छी बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुई तो अनलकी रहे, बिल्कुल बाउंड्री पे कैच हो गए, तो थोड़ा सा मुझे उनका फर्क लगता है। और वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि आई थिंक वो कवर कर सकते हैं, जो डिफरेंस उनका थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन साइम जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। उनको बिल्कुल कुछ जैसे समझ ही नहीं आ रही। देखें, उनके कैलिबर में कोई शक नहीं, उनकी जो टैलेंट है उसमें कोई शक नहीं, लेकिन फॉर्म एक ऐसी चीज है जो बैड फॉर्म अगर आ जाए तो फिर वो इतनी आसानी से आप उसको टाइम लगता है। जाहिर है आप नेट्स में काम करते हैं या फर्स्ट क्लास में काम करते हैं, वो फॉर्म वापस लेके आते हैं, फिर अपने मुल्क के लिए, टीम के लिए काम आता है ये आपकी बैटिंग। इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ शॉट्स लग रहे हैं साइम। लेकिन अब वो मसला ये कि उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वरना तो सीधा सीधा उनको ड्रॉप करके हसन नवाज को आप वापस ला सकते थे। लेकिन क्योंकि साइम विकेटें पिकअप कर रहे हैं और बड़ी क्रूशल स्पेल्स कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए उनको ड्रॉप करना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए है कि या तो वो रिस्क लेंगे कल शाम शाम को ड्रॉप करने का, मुझे नहीं लगता। वरना ये कि हसन नवाज को तो मेरे ख्याल में ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था। वो भी आपके ऐसे एक्स फैक्टर प्लेयर हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं। लेकिन अब आखिरी मैच में ये चेंजेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मेरा नहीं ख्याल है कि ये रिस्क लेंगे। मेरे ख्याल में सेम कॉम्बिनेशन के साथ ये जाएंगे। तो अब इसमें यही है कि अब इसके अलावा जो दो बैट्समैन रह गए, कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत, तो अब इनको भी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दे हैव टू कम to the party tomorrow. If they come to the party, then only Pakistan will win the match. Because अगर आपने इंडिया को आउट, अगर वो पहले बैट करते हैं तो आपको 170 के अंदर अंदर उनको आउट करना है। अगर आप पहले बैट करते हैं तो आपको 185 रन बनाने ही बनाने हैं। आपने कल के मैच में देखा, अगर पिच वही हुई या उससे मिलती जुलती हुई तो 200 रन बने थे श्रीलंका इंडिया में। तो जी पिच जो है वहां पर 180 से कम आप नहीं सोच सकते कि आप इंडिया को हराएंगे अगर आप पहले बैट करें। और अगर वो पहले बैट करें तो फिर आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, प्लान्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि आप उनको 170 से पहले आउट करें। इसमें की विकेट है गिल की और अभिषेक की, दोनों की। अब बहुत से लोग ये बात करें कि उनको वाइड ऑफ द स्टंप फुल बॉलिंग कराई जाए, तो ट्राई करें।
फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे ट्राई करे, ताकि वो बॉल को जरा फेच करे, बॉडी से दूर खेले, और उसमें रिस्क हो सकता है कि शायद वो मिस क्यू कर दें कोई शॉट और डीप में आउट हो जाए या स्लिप में आउट हो जाए बॉडी से दूर खेलने में। तो ये रिस्क है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, किस प्लेयर के अगेंस्ट क्या प्लान्स बनाने हैं, अपने लिए क्या प्लान्स बनाने हैं, अपने आप को फोकस किस तरह करना है। जैसे साइम है, वो फेल हो रहे हैं, उनको फोकस करके किस तरह एक ऐसी इनिंग्स खेलनी है जिससे मुल्क को फायदा हो, टीम को फायदा हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। लेकिन जब तक टॉप 6 में से एटलीस्ट 2 to 3 बैट्समैन फायर नहीं करेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, रन नहीं बनाएंगे और तेज इंटेंट वाले रन, तो फायदा नहीं होगा पाकिस्तान। जी मैम, गॉट योर पॉइंट। जराये के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तानी टीम में कल चेंजेस नहीं होने जा रही और हुसैन तलत और हम हारिस रऊफ के साथ ही कल के मैच में जा रहे हैं। अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक आज का जो मैच है उसमें पाकिस्तानी टीम अनचेंज जा रही है। कल के मैच का आपने तस्करा किया, तो श्रीलंका ने मैम 203 रन के हदफ था उनके आगे, उसके अगेंस्ट में जिस तरह से स्टार्ट लिया उन्होंने प्रीतम निसानका ने और खुशहाल मेंडिस, ये जो भी इनके जितने भी प्लेयर्स आते गए, और फिर दसन शानाका की अगर बात करें तो आखिर में कैमियो प्ले किया। क्या कहना चाहेंगी जो जिस तरह से कल उन्होंने भारत के अगेंस्ट अटैक किया, क्या वो चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो एंजॉय कर रहे थे उस गेम को, तो कोई और टीम क्यों उनके अगेंस्ट अंडर प्रेशर आ जाती है, वो उस तरह से क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, हम क्यों खुल के नहीं खेल सकते उनके अगेंस्ट? देखिए, क्योंकि माजी में हम बहुत से मैच हारे हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट बड़े टूर्नामेंट्स में, तो उसका प्रेशर है। और थोड़ा सा हमारी टीम भी कुछ अनसेटल थी, उसका भी प्रेशर है। बैट्समैन का मुझे अगर आप इंडियन बैट्समैन और पाकिस्तानी बैट्समैन का आपस में मुकाबला करें, तो इंडियन बैट्समैन का स्किल सेट और इंटेंट और वो जो उनका फेयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल सब थोड़ा थोड़ा बेहतर है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी चीजें जब इस लेवल पे आप खेल रहे होते हैं, तो आप ये सारी चीजें थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल मैटर है, प्रेशर ना लेने की मैटर है, वो तो फिर जाहिर है उसको टाइम लगता है। जहां तक आपने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका कभी भी प्रेशर नहीं लेता, वो हमेशा खुल के खेलते हैं। अगर आपको माजी में याद हो, जयसूर्या और कालू वितारना उनके 2 ओपनर्स होते थे, वो भी हमेशा खुल के खेलते थे। बल्कि उन्होंने ये शुरू में तेज खेलने की 7-8 रन की जो औसत जी होती है उससे खेलने की जो एक बुनियाद रखी, वो उन दोनों ने रखी, और फिर बाकी सारी वर्ल्ड ने उसको फॉलो किया। तो श्रीलंकन तो इस तरह ही खुल के ही खेलते हैं, बेशक उनके 6 भी आउट हो जाए, वो खुल के खेलते हैं। आपको याद होगा पिछली दफा जो एशिया कप में हमने ऑलमोस्ट उनको चित कर दिया था, लेकिन फिर वो हसारंगा के साथ मैच ले गए। तो वो तो हमेशा खुल के ही रहते हैं, और कल के मैच में उनको प्रेशर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए डू और डाई मैच नहीं था, वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट थे ऑलरेडी। और बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है निशांका, उसने बहुत ही आला इनिंग्स खेली। जहां तक शानका की बात है, ही कुड हैव वन देम द मैच, आई डोंट नो वो तीसरा रन उसने क्यों नहीं लिया। और फिर जी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पावर प्ले में किस तरह जो है निशांका को नहीं भेजा, और 1 रन पे 2 रन पे परफॉर्म सारे किया, आउट होते बिल्कुल। हो गए। जी। जी अच्छा मैम, जाते जाते आपसे मैं इस पे ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगा कि जो हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने तलब किया और जुर्माने भी आए हुए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि अभी ऐलान भी हो जाएगा बाज़ाब्ता उनका कि क्या क्या जो है वो पेनल्टीज उनके ऊपर आयद की गई हैं। सूर्य कुमार यादव को भी जो है वो इसका जो है वो जिम्मेदार करार दिया है आईसीसी ने। इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगी? हालांकि जो भी धज्जियां उड़ाई गई हैं स्पोर्ट्समैनशिप की, वो उन्हीं की तरफ से शुरुआत की गई, चाहे वो हाथ ना मिलाने वाली कंट्रोवर्सी हो और उसके बाद अंपायर का रोल, रैंडी पायक्राफ्ट का रोल, तो आगाज तो वहीं से है। तो ये हम क्यों जो है वो अंडर प्रेशर आते हैं इतना, और ये हमारे ऊपर, हमने ये देखा है कि हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर इस तरह से प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश करते रहे हैं हिंदुस्तानी, पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें सारा कसूर मेरे ख्याल में तो सूर्या कुमार यादव का था। उन्होंने पहले हाथ ना मिला के इस बात की जो है एक बुनियाद रख ली कि आगे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी फिर रिटेलिएट करेंगे। जाहिर है, जब आप खेलने आए, या तो देखिए आप खेलने ही ना आए, अगर आप खेलने आए हैं तो फिर हाथ मिलाएं और बाकी सारी चीजें जो ग्राउंड में जो एक तमीज का एटीट्यूड होता है वो रखें। पॉलिटिक्स को और जंग को खेल से ना मिलाएं। और अगर आपको इतनी तकलीफ थी तो आपको आना नहीं चाहिए था, अगर आए हैं तो फिर आप आराम से तमीज से खेलें। लेकिन जब उन्होंने वो कर दिया तो जाहिर है फिर सारी कौम को भी गुस्सा चढ़ा। वो जो वहां 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है,
उनका भी जाहिर है ईगो हर्ट हुआ। अगर आप कह रहे हैं कि जी हम हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, तो फिर उन्होंने भी, देखिए प्रोवोक करना ना किसी को, जो रिएक्शन आप प्रोवोक करके निकलवाते हैं किसी से ना, जी वो आदमी या वो औरत फिर ब्लेम में नहीं होता। क्योंकि पहला जो इसको कहते हैं ना आम जबान में, पहला जो एक किस्म का जिसको कहते हैं ना, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहती, लेकिन पहला पंगा अगर आपने ले लिया तो फिर दूसरा बंदा तो उस पर रिटेलिएट करेगा। अगर जी आपने एक बंदे से जाके उसको तंग किया या उससे बदतमीजी की, तो रिटेलिएशन में वो जो भी करेगा, फिर कसूर उस बंदे का नहीं होता। क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम तो तमीज तरीके से सब कुछ कर रही थी, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, वो बिल्कुल एज जस्ट लाइक अ जेंटलमैन अंदर गए थे। सलमान अली आगा टॉस करने को, पैक क्रॉफ्ट ने ये मैसेज दिया कि नहीं जी आपने हाथ नहीं मिलाना, तो जाहिर है फिर उस वक्त तो गुस्से का कोई आलम ही नहीं होगा। जाहिर है वो एक पाकिस्तानी है, हम सबको गुस्सा चढ़ा था। उसके बाद चाहे हारिस रऊफ ने रिटेलिएट किया, चाहे वो ज्यादा फरहान साइद ने की। रज़ा ने किया, जिसने भी किया वो बिल्कुल कोई गलती नहीं है मेरे ख्याल में। अगर कोई सेंस देखा जाए तो सिर्फ सजा मिलनी चाहिए और वार्न करना चाहिए सूर्य कुमार यादव को। लेकिन इंडिया हमेशा बहुत दोष डालता है इस बात की कि वो सारे पैसे इंडिया से आ रहे हैं, वो बिग जी थ्री उन्होंने बनाई इसी धौंस के चक्कर में, बुली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, बुली करने के लिए बाकी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, खासकर पाकिस्तान को। तो वो वही अपना जो मौकिफ है बुली करने का, बिकॉज दे सट अ बिग मार्केट एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द मनी इज कमिंग फ्रॉम देयर, वो इसीलिए ये कर रहे हैं। और मैं तो अगर आईसीसी के होती मैच रेफरी, तो मैं तो 100% सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करती सूर्या कुमार यादव। चले मैम, होप फॉर द बेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते आज के मैच के हवाले से? इंडिया पाकिस्तान बड़ा मुकाबला है। एज अ क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ क्रिकेट और एज अ एनालिस्ट, एज अ कमेंटेटर, जो चीज़ें देखती हैं उसके ऊपर टू लाइनर क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ओपिनियन क्या होगा आज के मैच को लेके, तो वो बताइएगा। देखिए अभी थोड़ी देर में पिच के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो पिच देख के फैसला करना चाहिए कि हमें बैट करें या बॉल करें, या हम किस चीज को बेहतर समझते हैं। वैसे मेरा पर्सनल तो हमेशा ये होता है कि बड़े मैच में बैट कर लें, लेकिन बैट करने का मतलब ये नहीं कि 70 रन बनाएं। बैट करने का मतलब है कि 170-80 रन बोर्ड पे लगाएं और दूसरी टीम पे चेजिंग प्रेशर करें। लेकिन ये बहरहाल ये फैसले मेरे ख्याल में पिच को देख के होते हैं ज्यादातर। तो जी जब पिच अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तो उसके बाद ये सही तरह कह सकते हैं कि बैट करना चाहिए, बॉल करना चाहिए। और हमारी मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि प्रेशर फ्री अगर खेलना है तो फिर तो बैट करके 170-80 रन लगाएं, और फिर उम्मीद करें कि आपके बॉलर्स जैसे अच्छा खेल रहे हैं उस तरह खेलेंगे, फील्डर्स भी अच्छी फील्डिंग की पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में, उसी तरह फील्ड करें। तो इस तरह है। और अगर वो पहले बैट करेंगे तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम के शुरू में कि 160-70 पे उनको आउट कर लें, यानी कि जितना कम हो सकता है उतना कर लें, 160-70 मैक्सिमम। क्योंकि जी पाकिस्तान जब चेस करता है तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कम हो जाती है प्रेशर में, खासकर कुछ विकेटें गिर जाए तो पाकिस्तान पैनिक कर जाता है। सो ये जी जो विकेट है, जो वहां की पिच है, उसको देख के बहुत सी बातें थोड़ी देर में पता लगेंगी। अब पेश वक्त कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने किसी ने भी विकेट नहीं देखी कि कौन सी विकेट है, आया वो 170 वाली विकेट है या 210 वाली विकेट है। तो वो है। लेकिन पाकिस्तान के पास मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी विकेट है, पाकिस्तान के पास हर किस्म का प्लेयर मौजूद है। सिर्फ अपने आप को अप्लाई करने की जरूरत है। एक और खास बात जो मैंने शायद मिस कर दी, एक रोटेशन स्ट्राइक पे बहुत जरा गौर करें। अपने जो इतने डॉट बॉल्स खेलते हैं उससे बहुत प्रेशर आता है। अगर चौके छक्के नहीं भी आ रहे तो सिंगल डबल लेते रहें, ताकि प्रेशर बढ़े ना आप पे, चाहे आप चेस कर रहे हो या आप टारगेट सेट कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही जरूरी बात है। एंड ऑफ कोर्स बॉलर्स आर बॉलिंग वेल, दे जस्ट हैव टू कीप बॉलिंग वेल एंड फिगर आउट प्लान्स के इस बैट्समैन को इधर बॉल करनी है, इसको इधर बॉल करनी है, क्या लेंथ रखनी है, शॉर्ट करनी है, फुल करनी है। मैं पर्सनली वैसे बहुत फैन हूँ फुल बॉलिंग की, खासकर जो शाहीन बॉल करते हैं फुल, तो उनको एलबीडब्ल्यू वेरिएशन। और बोल्ड करने का बहुत चांस मिलता है, बिकॉज वो राइट हैंडर को अंदर लाते हैं बॉल जी और बाहर भी निकालते हैं। लेकिन वो सब होता है जब आप एक अच्छी लेंथ पे बॉल डालते हैं, तो वो लेंथ बड़ी जरूरी है और वो रिदम बड़ा जरूरी है फास्ट बॉलर्स के लिए। और ऑफ कोर्स अगर आप ऊपर से एक दो विकेटें ले रहे हैं तो फिर स्पिनर्स भी चढ़ के बॉलिंग करते हैं, तो ऑल दैट इज वेरी नेसेसरी। बहुत शुक्रिया लीना अजीज साहिबा, आपने अपने इस टफ स्केड्यूल के अंदर से जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप 2025 का फाइनल है। बड़ा मुकाबला है जो कि
बहुत ज़्यादा जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए और इंटरेस्ट रखता है ये मुकाबला। और पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैच देखा जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही मैच है। और एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है 41 ईयर्स के अंदर कि पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया जो है वो फाइनल हो रहा है एशिया कप का। हमने आज के अपने इस प्रोग्राम के अंदर बात की क्या फ्लॉज हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहाँ लैग कर रही है, किन चीज़ों में, किन शोबाजात में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है, उसके ऊपर बात की। उसके अलावा हमने बात की कंट्रोवर्सीज़ जो कि उभरी और सामने आई इस पूरे एशिया कप के दौरान, उन पर बात की। इंशाल्लाह किसी नए एपिसोड के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद मुंतज़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।